गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अवनीश सिंह तोमर और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। अगर आपको नॉलेज है तो आप आसानी से एक नंबर ले सकते हैं भाई और एक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी और अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई। और आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर स्टूडेंट की जिसके लिए सहायता की आवश्यकता है भाई तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंच सके। तो देखते हैं। देखो, उससे पहले हम कुछ ग्राफ पढ़ने वाले हैं। देखो, पिछली दो वीडियो में मैंने ग्राफ ही बनाए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा विस्थापन और समय के ग्राफ किस प्रकार से ड्रॉ किए जाते हैं और आसानी से कोई पढ़ाता नहीं है भैया, क्योंकि आसान नहीं है पढ़ाने, सही है, और समझाने भी। और इससे पिछली वाली वीडियो में हमने मुख्य रूप से जो पढ़ा था भाई वो पढ़ा था वेग और समय का ग्राफ। क्लियर है? तो कुछ एक दो इंपोर्टेंट ग्राफ और हैं जो त्वरण और समय से संबंधित है। तो 5-6 नहीं पढ़ेंगे हम, एक दो ही पढ़ेंगे जो इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं। देखो, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन और समय यानी कि टाइम का ग्राफ। सही है। अब हम जो ग्राफ खींचने वाले हैं वो किस किस के मध्य खींचने वाले हैं भाई? एक्सेलरेशन और टाइम यानी कि त्वरण और समय के मध्य ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखो, 3 स्थितियां हम पढ़ने वाले हैं और यही क्वेश्चन मुझे अब तक मिले हैं। और जनरली ये क्वेश्चन एनडीए सीडीएस इन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं भाई। बेसिक एग्जाम में जब बहुत ज्यादा टफ एग्जाम आता है आपका, सही है, तब ये पूछा जाता है। और यूपी ट्रिपल एससी जो साइंस के 25 क्वेश्चन पूछती है तो उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देने वाला है या फिल कर रखा है तो आप इस चीज को जरूर पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें और याद कर लें भाई। देखेंगे, देखो मैंने आपको पहले ही समझा रखा है भाई कि अगर आपने पिछले देखो 2 वीडियो नहीं पढ़े हैं तो पहले उन वीडियो को पढ़ें तब इस वीडियो को पढ़ें, तब ये चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। हमने पढ़ा था भाई ये मूल बिंदु होता है, सही है, और हमने ये भी पढ़ा है कि इस अक्ष पर और इस अक्ष पर, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर मुख्य रूप से हम जो ड्रॉ करते हैं वो टाइम पर ड्रॉ करते हैं, सही है, और बाकी का जो तो कॉन्टिनेंट होता है वो किस पर ड्रॉ करते हैं? बाई एक्सिस पर। ये कौन सी एक्स है? बाई, यानी कि इस पर हम एक्सेलरेशन को दर्शाएंगे, सही है। सबसे पहली स्थिति बता रहा हूं कि हमें ग्राफ किस में ड्रॉ करना है। यदि कोई वस्तु एक समान घटते हुए त्वरण से गतिमान हो। यदि, पहला ग्राफ ये है, यदि कोई वस्तु एक समान, ये वाली लाइन जरूर याद रखना, एक समान। अगर एक समान शब्द हट गया तो चीजें गलत हो जाएंगी, ग्राफ ऐसा प्राप्त नहीं होगा, सही है। एक समान घटते हुए त्वरण से वस्तु गतिमान है, सही है। वस्तु कैसे गति कर रही है कि धीरे धीरे उसका त्वरण घटता जा रहा है। तो आप बताइए कि इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। तो देखो, आपको रटना नहीं बिल्कुल भी। अगर आपने पिछले दोनों ग्राफ को पढ़ा है तो आप बिल्कुल ओरल बता सकते हैं कैसा ग्राफ प्राप्त होगा भाई, सही है। तो देखो, बहुत ध्यान से रटना नहीं कुछ भी आपको। आप ये मानकर चलें किसी क्षण वस्तु यहां पर है, किसी क्षण, क्योंकि एक समान त्वरण से गतिमान है घटते हुए, तो पहले कुछ ना कुछ तो निश्चित त्वरण रहा होगा। और त्वरण वाले बिंदु पर हमने मान लिया वस्तु किसी क्षण यहां पर है और उस समय क्या है? बिल्कुल 0 मानकर चले। आप ये मानो अगले ही क्षण उसका त्वरण क्या हो गया? घट गया। अगले ही क्षण त्वरण घट गया और हर बार कैसा घटेगा? एक समान। याद रखना भाई। तो मान लो 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में कितना घट गया? इतना। तो ये कहां पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे? ये दोनों, ये देख लेना थोड़ा सा ऊपर, मतलब ड्रॉ करने में लाइन समस्या हो सकती है और कुछ नहीं। और अगली बार फिर इतना ही नीचे को आ गया, ये अगली बार ये कण फिर इतना ही नीचे को आ गया अगले सेकंड में। अगला 1 सेकंड और हुआ, यानी कि अब कितने सेकंड हो गए? 2। ये कण फिर यहां पर आ गया, तो आगे जाकर ये दोनों फिर कहां मिलेंगे भाई? एक दूसरे को इस बिंदु पर मिलेंगे। अगले ही क्षण
मतलब अगले सेकंड में, तीसरे सेकंड में ये कण फिर यहां पर आ गया, तो फिर कहां पर मिलेंगे ये दोनों, इस बिंदु पर मिलेंगे। और इसी प्रकार से ये नीचे तक तब तक आता रहेगा जब तक कि वो शून्य पर नहीं पहुंच जाता, और इस बिंदु पर जब वो पहुंच जाएगा तो उसका त्वरण जो है वो क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो आप जरा ध्यान से देखो, पहला कटान यहां पर है, ये दूसरा कटान बिंदु यहां पर, और तीसरा ये। अगर इन सभी को आप मिलाएं, अगर इन सभी को आप मिलाएं तो किस प्रकार की रेखा नहीं प्राप्त हो रही, और आपको कहां तक जाना है, बाई एक्स एक्सिस तक, तो यहां तक धीरे धीरे घटते हुए ये रेखा प्राप्त हो जाती है। तो ये ग्राफ आपको प्राप्त होगा कब, जब वस्तु एक समान घटते हुए त्वरण से गतिमान है। और ये कैसी रेखा है, बिल्कुल एक सीधी रेखा। कैसी रेखा है, सीधी रेखा प्राप्त होती है। और किस प्रकार की रेखा है, तो आप याद रखना कि जब कोई वस्तु, आप लिख लें चाहे इस बात को, यदि कोई वस्तु एक समान घटते हुए त्वरण से गतिमान है तो उसका त्वरण समय का ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा। अगर अब आपसे पूछा जाए कि और क्या क्या चीज ये हमें बताती है, तो ये हमें ये बताती है कि इसका त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक। इस कण का त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब है लगातार डिक्रीज होता जा रहा है, घटता जा रहा है। पहली कंडीशन इससे ये सेटिस्फाई होगी। और दूसरी कंडीशन देखेंगे, जो आपका एक्सेलरेशन और टाइम, एक्सेलरेशन और टाइम का जो ग्राफ है वो टाइम अक्ष, इसके टाइम अक्ष नहीं तो इसी को क्या कह दोगे आप, एक्स एक्सिस से अधिक कोण बनाती है। से कैसा कोण बनाती है भाई, अधिक कोण। आप देखो मैं समझा रहा हूं इस लाइन को, ये वाली कंडीशन पहले भी हमने पढ़ी है। अधिक कोण क्या होता है, 90 से ज्यादा और 180 से कम। अब आप देखें ये टी एक्सिस यानी कि समय एक्सिस से कहां टकरा रही है, इस बिंदु पर। अगर इसी को बिल्कुल सीधा ऊपर को ले जाएं तो ये 90 डिग्री होगा। ये क्या होगा भाई, 90 डिग्री होगा। लेकिन इस टी एक्सिस से 90 डिग्री से ज्यादा एंगल तो नहीं बनना भाई। अरे 90 डिग्री से ज्यादा एंगल ही तो बनना है, 180 से कम है और 90 से ज्यादा। तो याद रखेंगे, अगर आप इसे थीटा मान लें तो थीटा क्या होगा भाई, ये 90 डिग्री से तो ज्यादा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा, लेकिन 180 डिग्री से ये कम होगा। तो यहां पर थीटा का मान ये होगा। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, यदि कोई वस्तु एक समान घटते हुए त्वरण से गतिमान है तो वह जो टी एक्सिस यानी कि टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस है उससे अधिक का कोण बनाती है, अधिक कोण बनाती है। अधिक कोण का मतलब है 90 से ज्यादा और 180 से कम। क्लियर है भाई। अब दूसरा, यदि एक समान बढ़ते हुए त्वरण से गतिमान हो, दूसरा ग्राफ कौन सा देख रहे हैं अभी हम, यदि कोई वस्तु एक समान बढ़ते हुए त्वरण से गतिमान हो। क्लियर है। तो आपको कुछ नहीं करना, वस्तु बिल्कुल रेस्ट से चल रही है, याद रखना रेस्ट से चल रही है, बिल्कुल आरंभ से, किसी निश्चित त्वरण से नहीं चल रही। पहले ही स्टार्टिंग में बिल्कुल आरंभ कर रही है, तो वस्तु यहीं पर तो होगी भाई। जब वस्तु यहां से चलना प्रारंभ करेगी तो आप देख सकते हैं, देखो ये ग्राफ किस प्रकार का मैं इसे रब कर देता हूं, दोबारा ड्रॉ करते हैं भाई, है ना। देखते हैं, देखो वस्तु कैसी है, बिल्कुल आरंभ से चलना प्रारंभ कर रही है। याद रखना भाई, पहले से उसमें कोई त्वरण नहीं है। अगर पहले से कोई त्वरण होगा तो ग्राफ बदल जाएगा फिर। सही है। वस्तु कहां से चलना प्रारंभ कर रही है, यहां से। सही है। कुछ समय हुआ और एक समान त्वरण क्या हो गया, बढ़ गया, तो वस्तु यहां पर पहुंच गई होगी, यानी कि दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु ये आ गए। अगले ही क्षण एक समान, बिल्कुल एक जैसा बढ़ाना है आपको, अगले ही क्षण यहां पर पहुंच गई। मतलब ये 1 सेकंड हुआ, अरे ये टी और ये ए है, ऐसे ही तो बढ़ रहे हैं भाई हम। तो अगले सेकंड 2 सेकंड मान लो यहां पर, तो यहां पर यानी कि अब इसका प्रतिच्छेद बिंदु ये प्राप्त होगा। अब तीसरे सेकंड में यहां पर पहुंच गई, तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ये प्राप्त होगा भाई। अगले ही सेकंड में यहां पर पहुंच गई, तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो अब आप खुद देख सकते हैं कैसी रेखा प्राप्त होने वाली है आपको। कैसी रेखा प्राप्त होने वाली है, बिल्कुल सीधी रेखा। कैसी रेखा प्राप्त होने वाली है, बिल्कुल सीधी रेखा। तो आप याद रखेंगे, यदि कोई वस्तु एक समान बढ़ते हुए त्वरण से गतिमान हो
तो केंद्र से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, केंद्र बिंदु से या मूल बिंदु से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और ये रेखा हमें क्या दर्शा रही है कि जो कण है उसका त्वरण कैसा है भाई, धनात्मक। कैसा है, धनात्मक। और ये जो रेखा है, ये जो रेखा है वो टी अक्ष से न्यून कोण बना रही है। कैसा कोण बना रही है, न्यून कोण। न्यून कोण 90 से छोटे कोण होते हैं। न्यून कोण देखो 90 डिग्री का तो ये पूरा है, 90 डिग्री से कम ही तो बनाया है। अरे ये वाला जो समय अक्ष के साथ कोण है ये क्या होगा, इज लेस देन टू 90 से सदैव कम होगा। यानी कि जब बढ़ते हुए त्वरण से गतिमान हो वस्तु तब उस समय जो अक्ष है यानी कि जो ग्राफ प्राप्त होगा वो क्या करेगा भाई, समय अक्ष या एक्स अक्ष से 90 डिग्री से कम का कोण यानी कि न्यून कोण बनाएगा। क्लियर है। एक कंडीशन और है वो और समझ लें आप। अब तो क्लियर होने लगे होंगे ये। अगर आप पहली बार वीडियो पढ़ रहे हैं भाई तो पिछला वाला जरूर पढ़ें, दोनों वीडियो, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये थोड़ा सा कम क्लियर हो सकता है क्योंकि बहुत सारी बातें हम पहले सीख चुके हैं। अगला देखेंगे, यदि वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, एक समान त्वरण से, अब ना तो घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है। क्लियर है भाई, अब ना तो घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है। अगर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है त्वरण तो लास्ट तक वही रहना है, इसका मतलब ये है। क्लियर है भाई। तो देखते हैं, देखो मान लो ये टी एक्सिस है, सही है, और ये ए एक्सिस, सही है, यानी कि त्वरण इस पर दर्शा रहे हैं। मान लो किसी क्षण कण का त्वरण यहां पर है, सही है, तो ये बताओ अब क्या ये बढ़ेगा, कैसा है, एक समान यहीं पर रहना है। चाहे आप 1 सेकंड में देखें, चाहे आप 2 सेकंड में, चाहे 3 सेकंड में, चाहे 4 सेकंड में, ये यहीं पर रहना है। इस वाली स्थिति में ये यहां पर आ जाएगा भाई, मतलब इस बिंदु से ना तो ऊपर की ओर जाएगा और ना ही नीचे की ओर। तो कैसी रेखा प्राप्त होने वाली है, बिल्कुल सीधी रेखा। लेकिन इस सीधी रेखा में क्या अंतर है, ये समय अक्ष के समानांतर होगी। समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा प्राप्त होती है। और याद रखना इसकी प्रवणता क्या होगी भाई, प्रवणता किसके साथ, समय अक्ष के साथ। प्रवणता का मतलब है झुकाव। क्या कोई झुकाव है इसमें, कोई झुकाव नहीं है, तो प्रवणता क्या होगी इसकी, बिल्कुल शून्य। तो यही 3 ग्राफ हमें देखने थे, आपको याद रखने हैं। इसके बाद आप हेडिंग लिख सकते हैं प्रक्षेप्य गति। कौन सी गति भाई, प्रक्षेप्य गति। क्या होती है, देखो प्रक्षेप्य गति को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रक्षेप्य गति को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। देखेंगे, देखो प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन, सही है। क्या होती है आप समझे, देखो ध्यान से। देखो मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा, आप लिख सकते हैं, बोलूंगा। जैसे फुटबॉलर किक मारता है तो हवा में रहते हुए बॉल एक कर्व का निर्माण करती है, इस प्रकार से एक वक्र निर्मित होता है। क्रिकेटर जब बॉल को मारता है तो बॉल ऐसे करके जाती है हवा में, एक वक्र का निर्माण करती है। तो जब कोई वस्तु या पिंड हवा में एक वक्र पथ में, मतलब वक्र के रूप में गति करती है, तब उसी गति को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तब उसी गति को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे मान लो ये धरातल है, ये 90 डिग्री हाइट, कोई व्यक्ति खड़ा है, इसने यहां एक निश्चित वेग से कण को हिट करा, तो ये कण इस प्रकार से गया और जाकर यहां पर गिर गया भाई, यहां पर गिर गया। क्लियर है। तो देखो डेफिनेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। जब किसी वस्तु को धरातल से एक निश्चित कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित का मतलब है फेंका जाता है, तो वह वस्तु हवा में एक वक्र पथ पर, ये कैसा पथ है, वक्र पथ पर गति करती है। तो उसकी वक्र पथ पे जो गति होती है उसी गति को कहते हैं प्रक्षेप्य गति।
उस गति को ही हम क्या कहते हैं भाई, प्रक्षेप्य गति को कहते हैं। तो आपको समझ में आई होगी, जब किसी कण को क्षैतिज से एक निश्चित कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उस समय जब हवा में वह वक्र पथ पर गति कर रही होती है तो उसकी गति को क्या कहा जाता है, प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। क्लियर हो गया। और इससे तीन बातें हमें समझ में आती हैं। सबसे देखो, तीन चीजें इससे रिलेटेड हमें पढ़नी होती हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो उड्डयन काल, उड्डयन काल सही है भाई, और दूसरा है परास, तीसरा है महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई ये क्या होती है, देखो समझें आप बहुत ध्यान से। उड्डयन काल को कैपिटल टी, परास को एच, और महत्तम ऊंचाई सॉरी परास को आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, या फिर महत्तम ऊंचाई को लिखते हैं हम एच। क्लियर है। तो आप समझें, वस्तु जब धरातल से ऊपर की ओर फेंकी गई तो जितने समय के लिए हवा में रही, यहां से फेंकने के बाद और यहां पर जब तक वो टकराती नहीं है धरातल से, तो जितने समय हवा में रही उसे कहते हैं उड्डयन काल। क्या कहते हैं भाई, उड्डयन काल कहते हैं। और देखो परास क्या कहते हैं, मूल बिंदु से जहां से उसे हिट किया हमने और जहां पर वो गिरी, बीच की जो दूरी है, बीच की जो दूरी है ये, इसी को हम क्या कहेंगे भाई, परास कहेंगे। और महत्तम ऊंचाई, जब वह वस्तु हवा में थी, जब वह वस्तु हवा में थी तो किसी ना किसी क्षण धरातल से अधिकतम ऊंचाई पर जरूर होगी, किसी ना किसी क्षण धरातल से अधिकतम ऊंचाई पर जरूर होगी। तो ये है देखो अधिकतम ऊंचाई, इसे लिखोगे आप एच से। और ये जो है आपकी परास यानी कि रेंज, इसे लिखोगे कैपिटल आर से। और ये जो समय है उसे लिखोगे उड्डयन काल टी से। क्लियर है। इनके फॉर्मूले याद रखने आपको पूछे जाते हैं, मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको कैसे पूछे जाते हैं। अगर उड्डयन काल, देखो वैसे तो इंटर क्लास में डेरिवेशन है इसका कि उड्डयन काल कैसे आता है, परास कैसे आती है, या फिर अधिकतम ऊंचाई कैसे आती है, सभी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं आपके, लेकिन उनका डेरिवेशन हमें नहीं करना, डायरेक्ट याद रखना है। अगर उड्डयन काल की बात करें तो उड्डयन काल होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। 2u क्योंकि हवा में है गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, क्योंकि हवा में है गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, और जब गुरुत्वीय त्वरण लगेगा भाई तो g का मान आएगा। तो याद रखना, जब कोई पिंड हवा में रहेगा प्रक्षेप्य गति के दौरान तो उस समय उसका जो उड्डयन काल होगा, टाइम पीरियड, तो वो कितना होगा 2u sin थीटा अपॉन जी। क्लियर है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, सही है। तो आप ध्यान दें, जी तो कांस्टेंट होता है, अगर यू को कांस्टेंट कर दें हम, मतलब कई बार वस्तु को हिट करें, जैसे फुटबॉल है, कई बार आपने लात मारी भाई, सही है, और आपको एक स्थिति वो चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा समय वस्तु हवा में रहे, गेंद सबसे ज्यादा समय हवा में रहे, तो आपको 3-4 कोण दे सकता है। जैसे g कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट कर दिया, 2 पहले से ही कांस्टेंट होता है, तो उड्डयन काल का मान किस पर निर्भर करेगा, साइन थीटा पर। किस पर निर्भर करेगा भाई, साइन थीटा पर निर्भर करेगा। तो आप ध्यान से देखें, थीटा का मान एक बार हमने लिया 0 और एक बार लिया हमने 90। क्या आप ये नहीं जानते भाई कि थीटा 0 का मान 0 होता है और थीटा 90 का मान 1, यानी कि 0 से 1 तक बढ़ता है, सही है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है डिग्री में, वैसे वैसे संख्यात्मक वैल्यू बढ़ती है। क्या अब हम ये नहीं कह सकते कि उड्डयन काल का मान अगर हमें बढ़ाना है तो हमें थीटा का मान लगातार बढ़ाना पड़ेगा, हमें थीटा का मान लगातार बढ़ाना पड़ेगा। कैसे, मान लो देखो मैं आपको समझाता हूं। पहले हमने यहां पर हिट किया वस्तु को थीटा पर, ये कम है भाई, तो वस्तु कम समय के लिए हवा में रहेगी। अगर हमने यहां पर हिट किया तो थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए रहेगी, और यहां पर हिट किया तो और ज्यादा, और यहां पर तो और ज्यादा, और जब 90 पर, यानी कि वस्तु को ऐसे फेंक देंगे, लेकिन वो स्थिति गलत होगी, उस समय वस्तु वक्र पथ पर नहीं होगी। तो जब वक्र पथ पर नहीं होगी तो उस समय उसकी गति को प्रक्षेप्य गति भी नहीं कहा जाएगा। यानी कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वस्तु हवा में अधिक समय के लिए रहती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइन थीटा 40 के लिए, 45 के लिए, या साइन थीटा 60 के लिए किसमें पिंड
अधिकतम समय के लिए हवा में रहेगा, तो 60 के लिए। क्लियर है भाई। अगला देखते हैं परास। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आर बराबर आपका होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन जी। और हमने क्या कहा, अब ये क्या है भाई आपका कांस्टेंट, जी तो कांस्टेंट है, यू को क्या कर दिया कांस्टेंट। तो आप समझने की कोशिश करो, जो फुटबॉलर होता है अगर दूर तक उसे गेंद फेंकनी है, परास का मतलब क्या है अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी, अगर उसे गेंद को लंबी दूरी पहुंचानी है, या फिर जो जैवलिन थ्रोअर होते हैं भाला जो फेंकते हैं ऐसे करके, वो किस एंगल पर भाला फेंकें कि अधिकतम दूरी प्राप्त हो। क्योंकि आप देखें अगर जी कांस्टेंट कर दें, यू कांस्टेंट कर दें, तो आर का मान, रेंज का मान किस पर निर्भर कर रहा है, साइन 2 थीटा पर, साइन 2 थीटा पर। तो वह जैवलिन थ्रोअर भाला फेंकने वाला कितने कोण पर भाले को फेंके कि अधिकतम दूरी पर जाकर भाला गिरे, क्योंकि वो जीतेगा तो तभी जब वो भाला दूरी पर फेंकेगा। तो ये बातें सब सिखाई जाती हैं उन्हें कि फुटबॉलर किस हिसाब से किक करे कि बॉल दूर जाकर गिरे, कि बैट्समैन किस कोण पर बॉल को मारे कि अधिकतम दूरी बॉल प्राप्त करे ताकि बाउंड्री या सिक्सर हो जाए। सही है भाई। तो देखें जरा ध्यान से, 0 से 90 तक मान बढ़ रहा है थीटा का, और सर्वाधिक मान क्या है, सर्वाधिक मान थीटा का 90, यानी कि अगर हम 90 डिग्री पर फेंकें, 90 डिग्री पर फेंकें तो अधिकतम दूरी पर गिरेगी। लेकिन यहां पर है 2 थीटा, अगर 90 रख दिया हमने तो 180 हो जाएगा, इसीलिए यहां पर क्या रखना पड़ेगा 45। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 90। तो अब आप बिल्कुल रट लो, यदि जैवलिन थ्रोअर यानी कि भाला फेंकने वाला 45 डिग्री के कोण पर भाले को फेंकेगा, तो साइन 45 यानी कि 90 और साइन 90 का मान क्या हो गया 1, जो सर्वाधिक है। इसीलिए जैवलिन थ्रोअर या फुटबॉलर या बैट्समैन को सलाह दी जाती है कि जब कभी भी वो हिट करें वस्तु को, तो वो 45 के एंगल पर हिट करें, जिससे अधिकतम दूरी वस्तु प्राप्त कर सके। क्लियर है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुका है भाई, आप याद रखेंगे। और महत्तम ऊंचाई क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसमें अगर अधिकतम ऊंचाई वाला केस कभी पूछता नहीं है भाई, फिर भी आप याद रख सकते हैं। तो यहां पर तो ये कांस्टेंट हो गया, तो थीटा पर निर्भर कर रहा है। यदि अधिकतम ऊंचाई बॉल को प्राप्त करानी है तो 90 डिग्री पर उछालना होगा। और आप जानते हैं अगर वस्तु को प्रक्षेप ऐसे फेंके तो कम ऊंचाई पर जाती है, अगर ऐसे फेंकें तो ज्यादा ऊंचाई पर जाती है। नहीं, क्यों, क्योंकि ये एंगल कौन सा हो गया भाई आपका 90, और 90 डिग्री पर ऊंचाई क्या होगी महत्तम। यहां पर अगर 90 रख दें तो मान 1 प्राप्त नहीं होगा, अरे बनी तो होगा भाई, तो उस समय अधिकतम ऊंचाई पर होगी। लेकिन 90 डिग्री पर हम कण को नहीं फेंक सकते, क्यों, क्योंकि उस समय वक्र पथ निर्मित नहीं होगा, और जब वक्र पथ निर्मित नहीं होगा तो उसकी गति को प्रक्षेप्य गति नहीं कहा जा सकता। तो आप समझ रहे होंगे भाई कि अगर किसी फुटबॉलर को, जैवलिन थ्रोअर को अधिकतम दूरी तक उस भाले को फेंकना है तो वो क्या करेगा, धरातल से 45 डिग्री के एंगल पर इस प्रकार से वो फेंक रहा है, तो कितने एंगल पर फेंकेगा भाई 45 डिग्री के एंगल पर उसे फेंकना होगा, तब वो क्या करेगा प्रक्षेप्य गति के दौरान अधिकतम परास प्राप्त कर सकेगा। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी ये हमने पढ़ी, और आपको अगर पसंद आई हो, अगले चैप्टर में हम फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर न्यूटन्स लॉ पढ़ने वाले हैं, मोशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। तो जो न्यूटन के गति के विषयक नियम हैं उन्हें भी हम पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं भाई, कोई समस्या हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके भाई। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।